डी.एड.के एकेडमी एक फ्री एजुकेशनल चैनल है जिसका उद्देश्य ऐसे लोगों की सहायता करना है जिनके पास समय या संसाधनों की कमी है, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं और अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम ऐसे छात्रों को एक ऐसा मंच प्रदान करना चाहते हैं जहां सभी लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, सशक्त बनें और जीवन में आगे बढ़कर समाज को और बेहतर बना सकें। यही हमारी इस राष्ट्र देवता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डी.एड.के एकेडमी में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर डी.एड.के एकेडमी। आज के हमारे एमसीक्यूज़ वाले वीडियो में बात करेंगे हम पार्ट 8 यानी 8वां भाग है और क्वेश्चन नंबर 351 से लेकर 400 तक। लेकिन थोड़ी सी इसमें मैं जानकारी दे दूं, इसके अंदर जब आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 301 to 350 तक होगा, क्योंकि पार्ट 7 जो था उसके अंदर हमने इन क्वेश्चन 351 से लेकर 400 तक की बात कर ली थी। इसलिए पार्ट 8 के अंदर ये जो 300 से लेकर 301 से लेकर 350 तक के क्वेश्चन थे ये छूट गए थे, तो ये पार्ट 8 में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। बात करते हैं सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ की। तो एमपीपीएससी 2017 के लिए डी.एड.के एकेडमी के द्वारा एमपीपीएससी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है। इसके अंदर जो कुल 10 टेस्ट होंगे, पर टेस्ट 49 रुपीज़ फीस है। यदि एक टेस्ट आप लेते हैं, यदि पूरी टेस्ट सीरीज आप लेते हैं तो 399 रुपये पूरी टेस्ट सीरीज़ का प्राइस है। आप ये टेस्ट सीरीज़ हमारी वेबसाइट dkmpsc.com से जाकर ले सकते हैं और बहुत मदद करने वाली है। ये जो पूरी टेस्ट सीरीज़ है, ये जो टेस्ट सीरीज है इसको पूरी तरह से उसी तरह से डिज़ाइन किया गया है जिस तरह से एमपीपीएससी का जीएस पेपर फर्स्ट पूछा जाता है। जिस पार्ट से जितने क्वेश्चन पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं, तो उसी तरीके से इसको पूरा डिज़ाइन किया गया है। 2 टेस्ट ऑलरेडी इसमें डल चुके हैं प्रति संडे, यानी हर संडे को इसमें एक नया टेस्ट डल जाता है, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। पहला टेस्ट जो है, फर्स्ट टेस्ट, वो डेमो टेस्ट था और ये सभी के लिए फ्री है। यदि आपने अभी तक ये नहीं दिया तो आप वेबसाइट पे रजिस्टर करके कम से कम ये टेस्ट तो फ्री में दे ही सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो और बात करते हैं हमारे एमसीक्यूज़ की। जो पहला है 301, फिर से रचनाओं के बारे में हमने आपसे पूछा है या फिर बताया है। जो बिजुरी रचना है, ये किसकी रचना है? बहुत फेमस रचना है बिजुरी, और ये जो रचना है माखनलाल चतुर्वेदी साहब की। देखिए माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं, जिन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, फिर कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनकी सारी रचनाएं कम से कम 2 से 3 बार आप पढ़ लीजिएगा, और ये वीडियो के अंदर हमने लगभग जो इंपॉर्टेंट रचना है सभी की सभी इनकी कंप्लीट करेंगे इस पूरी सीरीज़ में। तो इन्हीं वीडियोज़ को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा तो आपको सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं मिल जाएंगी। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी साहब की रचना है। वहीं रश्मि रेखा की बात करें तो रश्मि रेखा किसकी रचना है? एक और इंपॉर्टेंट रचना है रश्मि रेखा, और ये है बाल कृष्ण शर्मा नवीन साहब की। तो ये शाजापुर जिले से बिलोंग करते हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन, और इसलिए मध्य प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकी जो नाम है वो सबके सब मध्य प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट है ही। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 303, अलीराजपुर जिले का निर्माण कब किया गया था? अलीराजपुर जिला, देखिए मध्य प्रदेश में जो अलीराजपुर जिला है उसको झाबुआ से अलग करके बनाया गया था, और ये जो जिला बनाया गया था 17 मई 2008 को। फिर से इंपॉर्टेंट डेट है, 17 मई 2008 को ये इस जिले का निर्माण किया गया था। और किस जिले से अलग करके बनाया गया? तो झाबुआ जिले से अलग करके बनाया गया। 2008 में ही सिंगरौली जिला भी बना था, लेकिन वो 24 मई को बना था। सिंगरौली जिला भी 2008 में बना था, और इसे बनाया गया था सीधी जिले से अलग करके। तो 2008 में 2 जिले बने थे, अलीराजपुर और सिंगरौली। बात करें अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, माउंट शिखर या गुरु शिखर जिसे कहा जाता है, उसकी ऊंचाई कितनी? देखिए राजस्थान के अंदर ये पड़ती है, और अरावली जो पर्वत है जो विश्व के सबसे प्राचीनतम पर्वतों में जिसकी गिनती होती है, तो उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है 1722 मीटर ऊंची। 1722 इसकी हाइट है माउंट आबू की या आबू शिखर की। बात करें अगला, नेमावर किस नदी के तट पर स्थित है? नेमावर एक कस्बा है जो देवास जिले में पड़ता है।
नेमावर कस्बा है जो देवास जिले के अंदर पड़ता है और ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और काफ़ी फेमस पर्यटन स्थल वर्तमान में ये बन चुका है नेमावर, और काफ़ी लोग यहाँ पर्यटन के लिए जाते हैं क्योंकि नर्मदा का बहुत ही विहंगम दृश्य यहाँ से देखने को मिलता है। तो नेमावर देवास जिले में है और नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। बनास किस नदी की सहायक नदी है? एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनास जो है चंबल नदी की एक बहुत ही फेमस सहायक नदी है। चंबल नदी बहुत फेमस है अपने खड्डों के लिए जिनका निर्माण करती है चंबल घाटी में और जिनमें डाकुओं की शरण स्थली है, तो चंबल नदी की सहायक नदी है बनास। अन्य सहायक नदियों में बात करें तो काली सिंध, पार्वती, ये जो है इसकी चंबल की अन्य सहायक नदियाँ हैं। मध्य प्रदेश में कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग यानी कि कृषि अभियांत्रिकी के लिए जो अनुसंधान रिसर्च इंस्टीट्यूट है या सेंटर है वो भोपाल के अंदर है। जवाहर सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? बहुत ही फेमस बांध है। 1954 में इसकी नींव रखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना का हिस्सा है। और ये जवाहर सागर जो बांध बना हुआ है चंबल नदी पर बना हुआ है कोटा शहर के अंदर। चंबल पर 3 बांध बहुत इंपॉर्टेंट बने हैं। गांधी सागर बना है मंदसौर में, मंदसौर के अंदर। राणा प्रताप सागर बना है चित्तौड़गढ़ के अंदर और जवाहर सागर बना है कोटा के अंदर। तो ये तीनों के तीनों बांध बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो जवाहर सागर बांध नदी बना हुआ चंबल नदी के ऊपर। बात करते हैं अगले, तो भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश के अंदर पाया जाता है? तो एक बात तो आप ही को पता ही होगी कि मध्य प्रदेश में भारत के सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। भारत के कुल 12.4% जो वन पाए जाते हैं, 12.4% वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। बांस का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बांस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वन उत्पाद है जो वनों से हमें मिलता है और मध्य प्रदेश शासन ने इसका राष्ट्रीयकरण किया था। तो मध्य प्रदेश ने इसका जो राष्ट्रीयकरण किया था 1973 के अंदर जो बांस थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। बात करते हैं अगला, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कितने राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर शामिल हैं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मध्य प्रदेश के कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान है जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर शामिल है, प्लस एक की बात करें 7वां एक अभ्यारण्य जो रातापानी अभ्यारण्य है उसको भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर शामिल किया गया है। बात करें कौन कौन से ये राष्ट्रीय उद्यान है जिनको प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर जो मध्य प्रदेश के हैं शामिल किया गया है, तो ये है बांधव राष्ट्रीय उद्यान है, इसको शामिल किया गया है। सतपुड़ा, पन्ना, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और संजय राष्ट्रीय उद्यान। ये 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें कि शामिल किया गया है प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर। और प्रोजेक्ट टाइगर जो स्कीम थी ये स्टार्ट की गई थी 1973 में। और एक और जो रातापानी अभ्यारण्य रायसेन के अंदर, उसको अभ्यारण्य को भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर 2012 में शामिल किया गया, रातापानी को, ये रायसेन में है। बचपन किसकी रचना है? बहुत फेमस रचना है बचपन, और ये सुमित्रा कुमारी चौहान की रचना है बचपन। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो बुनी हुई रस्सी किसकी रचना है? फिर एक और रचना है। इस वाले वीडियो में काफ़ी रचनाओं को मैंने शामिल किया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछी जा रही है, इसलिए काफ़ी सारी रचनाएं हमारे हर एक वीडियो में 2, 3, 4 रचनाएं आपको मिलेंगी। तो ये है भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना। हिरन किस नदी की सहायक नदी है? ये इस टाइप के नाम आपको मिले, हिरन, ऊँटी, हथनी, दूधी, शेर, शक्कर, तो ये सारी की सारी जो है नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। जो भी नाम आपको ऐसे थोड़ा सा अजीब सा लगे, जानवरों के नाम जो खासकर जो मिले, हिरन, ऊँटी, दूधी, शेर, शक्कर, हथनी, तो ये सारे के सारी नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं। महादेव पर्वत पचमढ़ी किस नदी का उद्गम स्थल है? यानी महादेव पर्वत जो पचमढ़ी में है वो किस वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? देखिए, क्षिप्रा निकलती है काकरी बड्डी पहाड़ी से, ताप्ती निकलती है मुल्ताई से, बेतवा निकलती है कुमरागांव रायसेन से। तो जो तवा नदी है वो निकलता है, या वो नदी निकलती है महादेव पर्वत पचमढ़ी होशंगाबाद से। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय। वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर 2 विश्वविद्यालय हैं, एक है राजमाता विजया राजे सिंधिया जो ग्वालियर के अंदर है, और ये जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है ये जबलपुर के अंदर है। इसकी स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1964 को।
बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल किस जिले में है? सबसे ज़्यादा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल जो मध्य प्रदेश का है वो होशंगाबाद जिले में है। होशंगाबाद से नर्मदा नदी निकली है और नर्मदा नदी का जो बांध वगैरह बने हुए हैं उनसे बहुत बड़ा क्षेत्र जो है सिंचित हुआ है। तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? देखिए, तेंदुपत्ता एक वनोपज है जिसका उपयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। खासकर जो बीड़ी बनती है मध्य प्रदेश का, भारत का जो सर्वाधिक तेंदुपत्ता है वो मध्य प्रदेश में ही एकत्रित किया जाता है। तो जो तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया 1964 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1968 में हुई थी। ये 32 पहाड़ियों से घिरा है, 32 पहाड़ियों से घिरा है और यहाँ पर बाघों का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। राला मंडल अभयारण्य किस जिले में है? तो राला मंडल अभयारण्य जो है वो सबसे छोटा अभयारण्य है साइज में और ये जो है इंदौर जिले के अंदर स्थित है। इंदौर के पास में ही है, इंदौर शहर में ही है। ये इंदौर के शहर से थोड़ा सा लगा हुआ है, तो ये इंदौर के अंदर स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं किसकी रचना है? राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं जो रचना है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की रचनाओं के बारे में। इनकी जो रचनाएं हैं भाषा के इतिहास की हैं, भाषा से संबंधित हैं, भाषा का जो विकास है उससे संबंधित है। मतलब साहित्यिक रचनाएं इनकी नहीं मिलेंगी आपको, भाषा की जो हमारी हिंदी भाषा है उसका विकास, उसकी समस्याएं, उससे रिलेटेड रचनाएं आपको मिलेंगी। तो ये राष्ट्रभाषा की समस्याएं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी साहब की रचना है। पर आंख नहीं भरी किसकी रचना है? ये पर आंख नहीं भरी जो रचना है ये डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन साहब की रचना है। मध्य उच्च प्रदेश पर किस प्रकार का अपवाह प्रतिरूप है? देखिए, मध्य उच्च प्रदेश जो है वो ग्वालियर, मुरैना, भिंड, गुना जो वो क्षेत्र कहलाता है वो कहलाता है मध्य उच्च प्रदेश। और यहाँ पर अपवाह प्रतिरूप की यानी कि नदियों का जो बहने का फॉर्मेशन है उसकी बात करें तो ये जो है वृत्ताकार प्रकार का है। वृत्ताकार मतलब गोल जो होता है उस तरह का है। मंडला किस नदी के तट पर स्थित है? मंडला बहुत ही फेमस सिटी है, जिला है और ये मंडला जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो पांडव जलप्रपात किस नदी पर बना है? देखिए, पांडव जलप्रपात फिर एक इम्पॉर्टेंट है। ये जो पांडव जलप्रपात है पन्ना के अंदर है, पन्ना जिले के अंदर है और केन नदी पर बना हुआ है। जलोढ़ मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो गेहूं, गन्ना, कपास सभी के लिए उपयुक्त होती है, यानी उपयुक्त सभी इसमें आंसर आएगा। और ये उपरोक्त सभी जो होता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ। जो सामान्य MCQ क्वेश्चन होता है उसका यदि कोई आंसर आपको नहीं पता तो किसी भी आंसर के सही होने की गुंजाइश जो रहती है वो 25% रहती है, क्योंकि 25 और 25 25 25 4 बार जोड़ोगे तो 100 हो जाएगा। यानी कोई भी इसमें से एक अगर आपको नहीं पता है तो 25% है उसका कि वो सही हो सकता है। लेकिन अगर उपरोक्त सभी दिया है तो उसकी जो गुंजाइश होती है वो 31% सही होने की होती है। यदि आपको नहीं पता किसी प्रश्न का आंसर और उसमें ये दिया है उपरोक्त सभी और आपको नहीं पता कि इसका सही आंसर क्या है तो आप से निवेदन करूंगा अधिकतर उपरोक्त सभी लगा के आएँ। लेकिन यदि आपको पता है कि नहीं उपरोक्त सभी नहीं है तो ये गलती नहीं करना है। सिर्फ कब करना है? जब ये आपको नहीं पता सही आंसर क्या है तो उपरोक्त सभी आप लगा सकते हैं। वहीं इनमें से कोई नहीं प्रश्न को आंसर लगाने से बचें, क्योंकि उसकी जो सही होने की संभावना रहती है मात्र 21% उसके सही होने की संभावना, और ये बाकायदा स्टडी की गई है तब मैं आपको बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो सबको पता होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो उज्जैन जो जिला है वहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। बात करें मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल कितना है? तो मध्य प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति जो वन क्षेत्रफल है वो 0.16 हेक्टेयर 0.16 हेक्टेयर जो है वो प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 329, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है वो फॉसिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो कि मंडला में पड़ता है, ये जो है सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो बेईमानी की परत किसकी रचना है? बेईमानी की परत एक इम्पॉर्टेंट रचना है और ये जो रचना है ये है हरिशंकर परसाई की। हरिशंकर परसाई की रचना है बेईमानी की परत। चिंतक की लाचारी
किसकी रचना है? चिंतक की लाचारी। फिर एक और इम्पॉर्टेंट रचना आ गई हमारे पास में, और ये जो चिंतक की लाचारी है ये है माखनलाल चतुर्वेदी साहब की रचना। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले के अंदर स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे पुराना, सबसे इंपॉर्टेंट देखें, सबसे पुराना है, सबसे पहला या पुराना भी कह सकते हैं, और सबसे बड़ा भी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में एक ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है जो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु भी है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो मुसाफिर खाना किसकी रचना है? मुसाफिर खाना जो रचना है वो मुल्ला रमूजी की रचना है। मुल्ला रमूजी की एक और रचना के बारे में हमने चर्चा की थी, वो थी शादी और मुसाफिर खाना। तो बड़े इंटरेस्टिंग टाइप के नाम होते हैं इनकी रचनाओं के, मुल्ला रमूजी के। हम विश्वाई जन्म के, फिर एक इंपॉर्टेंट रचना आ गई, हम विश्वाई जन्म के। ये किसकी रचना है? तो ये बालकृष्ण शर्मा नवीन साहब की रचना है, हम विश्वाई जन्म के। महेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? तो महेश्वर जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। कालीभीत किस नदी की सहायक नदी है? तो कालीभीत जो है वो तवा नदी की सहायक नदी है, कालीभीत। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है विंध्याचल पर्वत किस नदी का उद्गम स्थल है? विंध्याचल पर्वत से इनमें से कौन सी नदी निकलती है? देखिए छिप्रा जो नदी निकलती है वो काकरी बरडी पहाड़ी से निकलती है। बेतवा जो निकलती है वो निकलती है रायसेन के कुमरा गांव से। तवा पचमढ़ी सतपुड़ा से निकलती है। तो जो केन नदी है वो निकलती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। तो केन नदी का जो उद्गम स्थल है जबलपुर के पास में है और ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के अंदर जो कपास अनुसंधान केंद्र है वो खरगोन में है। गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? तो गांधी सागर बांध की ऊंचाई है 64 मीटर। संजीवनी संस्थान कहाँ है? तो संजीवनी संस्थान है भोपाल के अंदर। अगले प्रश्न की बात करें तो वनों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? वनों का राष्ट्रीयकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मध्य प्रदेश जो पहला राज्य था जिसने वनों का राष्ट्रीयकरण किया था, और ये किया गया था 1970 में, और कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाण सागर किस नदी पर बना हुआ है? तो बाण सागर बांध जो बना हुआ है वो सोन नदी पर बना हुआ है। सोन नदी पर बना हुआ है बाण सागर बांध, और बहुत इंपॉर्टेंट ये परियोजना है बाण सागर परियोजना। बात करें किस मिट्टी में बालू की कमी होती है? ऐसी मिट्टी जिसके अंदर बालू की कमी होती है, तो जो काली मिट्टी होती है उसके अंदर बालू की कमी होती है। बाकी इन मिट्टियों के अंदर बालू की कमी इतनी ज़्यादा नहीं होती, काली मिट्टी के अंदर बालू की कमी सबसे ज़्यादा होती है। छोटी तवा नदी का उद्गम स्थल क्या है? कहाँ से छोटी तवा नदी निकलती है? तो जो बैतूल है, बैतूल के पास से छोटी तवा नदी निकलती है। अगले प्रश्न की बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया जाता है? तो मध्य प्रदेश के अंदर जो सर्वाधिक तापमान अंकित किया जाता है वो विदिशा के गंजवासुदा में अंकित किया जाता है। गंजवासुदा करके स्थान है जहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान अंकित किया जाता है। वहीं भिंड का गोहद जो है वो सबसे कम वर्षा के लिए इसको जाना जाता है। हिल्लौल किसकी रचना है? हिल्लौल एक इम्पॉर्टेंट रचना है, और ये जो रचना है ये है शिव मंगल सिंह सुमन साहब की। रानी नागफनी की कहानी, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, और हरिशंकर परसाई साहब की रचना है रानी नागफनी की कहानी। पुष्प की अभिलाषा सभी ने सुनी होगी, ये बहुत फेमस रचना है, और ये है माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना। बात करते हैं अंतिम दो प्रश्नों की, तो विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विंध्याचल श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अमरकंटक है, जहाँ से नर्मदा, सोन और जोहिला नदी निकलती है। ये तीनों नदियां हैं जिनका उद्गम भी होता है यहाँ से। आष्टा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आष्टा जो है सीहोर जिले के अंदर स्थित है। सीहोर जिले की एक तहसील है आष्टा, और ये जो है ये पार्वती नदी के किनारे स्थित है, और पार्वती नदी का उद्गम भी आष्टा के पास में से ही होता है। तो ये आज के हमारे एमसीक्यूज़ थे। आशा है आपको ये एमसीक्यूज़ ना केवल पसंद आएंगे बल्कि आपके लिए बहुत उपयोगी भी ये सिद्ध होंगे। तो बहुत ध्यान से इनको देखें, आप लाइक करें, साथ में शेयर करें, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको ये हमारा जो प्रयास है कैसा लग रहा है। साथ में जो MPGK से संबंधित और वीडियोस इस स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको भी देखना बिल्कुल ना भूलें। आप इसी तरह से इस चीज़ को सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। इसी कामना के साथ हम हमारी बात को यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।